मरी हुई माँ का अनोखा लहंगा। गंगापुर नाम के गांव में सुमन अपनी चाची विनीता के साथ रहा करती थी, क्योंकि कुछ समय पहले एक कार एक्सीडेंट में सुमन के माता पिता का देहांत हो गया था और तभी से सुमन अपनी चाची के साथ रहा करती थी। सुमन की चाची विनीता बहुत ही ज्यादा घमंडी और अत्याचारी थी। विनीता ने सुमन के घर आ जाने के बाद विनीता अपने घर के नौकरों को घर से निकाल देती है और सुमन से दिन भर नौकरानियों की तरह काम करवाने लगती है। विनीता की भी एक बेटी थी जिसका नाम गुनगुन था। गुनगुन उससे बहुत प्यार किया करती थी। तभी एक दिन गुनगुन अपनी माँ से कहती है, मम्मी मुझे एक पिंक कलर का डिजाइनर लहंगा चाहिए। आपको तो पता ही है ना, अनीता आंटी की लड़की की शादी है और आज के फंक्शन में सब पिंक कलर का लहंगा ही पहनने वाले हैं, इसलिए मुझे सबसे महंगा और डिजाइनर लहंगा चाहिए। अरे क्यों नहीं मेरी बच्ची, मैं तुझे सबसे महंगा और डिजाइनर लहंगा दिलवा दूंगी, ठीक है। तभी गुनगुन खुश होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद विनीता गुनगुन को लहंगा दिलाने के लिए मार्केट जा रही थी। तभी सुमन अपनी चाची से कहती है, चाची जी आप मार्केट जा रही हैं तो मेरे भी कपड़े पुराने और फट गए हैं, तो क्या आप मेरे लिए भी कोई सस्ता सा कपड़ा ले आओगी? वैसे तो अनीता आंटी के बेटी के फंक्शन में सबको तो लहंगा पहनकर ही जाना है, तो क्या आप कोई सस्ता सा लहंगा मेरे लिए भी ले आओगी आंटी? हाँ सही कहा तूने, अनीता आंटी की बेटी के फंक्शन में सबको लहंगा पहनकर ही जाना है, लेकिन तुम्हें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ केवल मैं और मेरी बेटी ही जाएंगे, इसलिए मैं अपनी बेटी को ही लहंगा दिलवाने जा रही हूँ। इसलिए तेरे पास जो भी फटे पुराने कपड़े हैं ना, उसी को पहनकर गुजारा कर, समझी? और यहाँ खड़ी होकर जवान मत चला, जाकर अब घर की साफ सफाई कर। ऐसा कहकर विनीता गुनगुन को लेकर मार्केट चली जाती है और बेचारी सुमन घर का सारा काम करने लग जाती है। काम खत्म करके सुमन अपने माता पिता की तस्वीर के पास जाकर रोने लगती है और बोलती है, माँ चाची मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? वह हमेशा मुझ पर ऐसे अत्याचार क्यों करती है? मुझे बस एक टाइम का ही खाना खाने के लिए देती है और वो भी बचा खुचा, और आपकी बेटी को फटे पुराने कपड़े देती है और अब तो वो कपड़े भी घिसकर फट चुके हैं, और दिन भर मुझसे घर का सारा काम करवाती है। और माँ मैं तो अब अनीता आंटी के फंक्शन में भी नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ पर सब लहंगा पहनकर जा रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो कोई लहंगा ही नहीं है। लेकिन मेरा भी बहुत मन है लहंगा पहनकर जाने का, लेकिन चाची ने साफ साफ मना कर दिया कि वो मेरे लिए लहंगा नहीं लेकर आएगी। सुमन ऐसा कहकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी शाम हो जाने के बाद गुनगुन वो डिजाइनर लहंगा पहनकर विनीता के साथ फंक्शन में जा रही थी। तभी सुमन कहती है, चाची जी आप फंक्शन में जा रही हैं तो आपको शायद आने में देर हो जाएगी, तो क्या आप मुझे शाम का खाना दे सकती हैं खाने के लिए? मम्मी ये मनहूस लड़की ना हमेशा हमारा काली बिल्ली की तरह रास्ता काट देती है। हम लोग कितने खुशी से जा रहे थे और इसको इसके खाने की परी है। अरे एक दिन खाना नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। और मम्मी अब आप इसे खाना देने में टाइम लगाओगी, हम लोग पहले ही लेट हो रहे हैं, जल्दी चलो। अरे हाँ मेरी बच्ची, इस मनहूस लड़की ने तो मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। क्यों रे सुमन, अगर तू आज खाना नहीं खाएगी तो क्या मर जाएगी? और वैसे भी हम दोनों माँ बेटी ने पिज्जा मंगा कर खाया था, इसलिए आज कोई खाना नहीं बना है, तो मैं अब तुझे खाने के लिए क्या दूं? मम्मी जो कल आपने टॉमी के लिए रोटी डाली थी वही लाकर इस मनहूस को दे दीजिए। हाँ ये सही कहा तूने। चल सुमन तू भी क्या याद रखेगी, क्योंकि टॉमी ने आज वो रोटी नहीं खाई है, इसलिए तुम वो रोटी लेकर खा लेना। अब चल जा यहाँ से। ऐसा कहकर विनीता और गुनगुन वहाँ से चली जाती है। सुमन को उनकी बातें सुनकर बहुत दुख होता है और तभी सुमन बहुत रोती है और अपनी माँ की तस्वीर के आगे जाकर कहती है, माँ आप तो सब देख रही हो ना,
चाची मुझ पर कितना जुल्म कर रही है, मुझसे घर का सारा काम करवाती है और आज तो उन्होंने हद ही कर दी। उन्होंने मुझे टॉमी की जूठी रोटी खाने के लिए कहा है। मैं टॉमी की जूठी रोटी कैसे खा सकती हूँ माँ? और वहाँ चाची और गुनगुन शादी के फंक्शन में कितना एंजॉय कर रही होंगी, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान खा रही होंगी, और मुझे यहाँ टॉमी की जूठी रोटी खाने के लिए मिल रहा है। मैं कितनी बदनसीब हूँ माँ। ऐसा कहकर सुमन अपनी माँ की तस्वीर के आगे जोर जोर से रोने लगती है। तभी सुमन की माँ की तस्वीर से एक आवाज आती है, मेरी प्यारी बच्ची, तुम इस तरह से मत रो। मुझसे तुम्हारा इस तरह से रोना नहीं देखा जा रहा, और मैं सब जानती हूँ बेटी कि विनीता और गुनगुन तुझ पर कितना अत्याचार करते हैं, तुझसे घर का सारा काम करवाते हैं। लेकिन मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम अनीता आंटी के फंक्शन में जरूर जाओगी। लेकिन माँ, मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास कोई लहंगा नहीं है। आप तो सब देख रही हो ना माँ कि मेरे पास कैसे फटे पुराने कपड़े हैं, और मैं इन कपड़ों में वहाँ पर कैसे जा सकती हूँ। हाँ हाँ मेरी बच्ची, मुझे सब कुछ पता है, मैं सब देख रही हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हें एक पिंक कलर का अनोखा जादुई लहंगा देती हूँ। माँ, क्या आप सच कह रही हो? क्या आप मुझे पिंक कलर का जादुई अनोखा लहंगा दोगी? आप बहुत अच्छी हो माँ, और एक माँ ही अपनी बेटी के दुख और दर्द को समझ सकती है, क्योंकि इस दुनिया में माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। तभी सुमन की माँ वहाँ जादू से एक पिंक कलर का सुंदर सा लहंगा प्रकट कर देती है और कहती है, सुमन बेटा, एक बात याद रखना, मैं तुम्हें यह पिंक कलर का जादुई लहंगा दे तो रही हूँ, लेकिन यह लहंगा विनीता और गुनगुन के हाथ नहीं लगना चाहिए, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जब तुम शादी के फंक्शन में वहाँ जाओगी तो तुम्हें वहाँ कोई भी पहचान नहीं पाएगा। अपनी माँ की बात सुनकर सुमन समझ जाती है, और सुमन वह पिंक लहंगा देखकर बहुत ही खुश होती है। और जैसे ही सुमन वह पिंक कलर का लहंगा पहनती है, वैसे ही सुमन एकदम बदल जाती है। वह नौकरानी से एक राजकुमारी में बदल जाती है। तभी सुमन वह जादुई लहंगा पहनकर खुशी खुशी अनीता आंटी के फंक्शन में जाती है। उस फंक्शन में जाने के बाद हर किसी की नजर उसी पर होती है और सब लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन कोई भी सुमन को पहचान नहीं पाता है। मम्मी, पता नहीं ये लड़की कहाँ से आई है, और मैंने तो इतना महंगा और डिजाइनर लहंगा खरीदा ताकि मैं अपने दोस्तों को जला सकूं कि मुझसे महंगा लहंगा कोई नहीं खरीद सकता और मुझसे खूबसूरत भी कोई नहीं लग सकता, लेकिन उस लड़की ने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। गुनगुन बेटी, लेकिन उस लड़की का लहंगा कितना सुंदर लग रहा था, और ऐसा लहंगा मैंने आज तक नहीं देखा, और ऐसा लहंगा तो मैंने आज तक नहीं देखी, और वो ऐसी लग रही थी कि जैसे किसी महल की राजकुमारी आई हो। मम्मी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बिल्कुल वैसा ही लहंगा चाहिए जैसा वो लड़की पहनकर आई थी। तभी गुनगुन और विनीता की बातें सुमन सुन रही थी, और उनकी बातें सुनकर सुमन बहुत हंसती है और कहती है अरे, अब इन लोगों को तो पता ही नहीं कि वह खूबसूरत राजकुमारी जैसे दिखने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, और गलती से यह बात चाची और गुनगुन को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। चलो, अब मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मैं अब अपने जादुई लहंगा पहनकर खाना भी मांग सकती हूँ। ऐसा कहकर सुमन वह जादुई लहंगा पहनकर स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना मांगती है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे बताया था कि यह लहंगा जादुई है और इसे पहनकर कुछ भी मांगो तो वह मिल जाएगा। तभी सुमन के सामने बहुत ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना आ जाता है। उसी समय गुनगुन वहाँ से गुजर रही होती है, और तभी गुनगुन सुमन को वह लहंगा पहने हुए देख लेती है, और उसे पता चल जाता है कि सुमन के पास कोई जादुई लहंगा है। तभी गुनगुन जाकर यह बात अपनी माँ को बताती है। सब कुछ सुनने के बाद विनीता कहती है, अरे गुनगुन बेटी, क्या तू सच कह रही है? क्या उस मनहूस लड़की के पास कोई जादुई लहंगा है? अब हमें उस मनहूस लड़की के पास से वह जादुई अनोखा लहंगा चुरा लेना चाहिए, क्योंकि उस पर सिर्फ तेरा ही हक है, और उस लहंगे से हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे।
ऐसा कहकर विनीता रात होने का इंतजार करती है और जब रात हो जाती है वह जादुई पिंक कलर का लहंगा चुरा लेती है। जैसे ही गुनगुन उस लहंगे को पहनती है तो गुनगुन बहुत ही बदसूरत और काली हो जाती है। तभी उस जादुई लहंगे से आवाज आती है विनीता और गुनगुन, तुम दोनों बहुत ही बुरी और लालची इंसान हो। यह जादुई लहंगा तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि यह जादुई लहंगा सिर्फ अच्छे और नेक लोगों के पास ही होता है। इसलिए तुम्हारी बेटी अब हमेशा के लिए ऐसे ही बदसूरत रहेगी। इसलिए तुम्हारी बेटी हमेशा के लिए ऐसे ही बदसूरत रहेगी। तभी विनीता और गुनगुन जोर जोर से रोने लग जाती है। उन दोनों की रोने की आवाज सुनकर सुमन की आंखें खुल जाती है और जब वह बाहर आकर देखती है तब उसे पता चलता है कि उसकी चाची और गुनगुन के पास उसका जादुई लहंगा है। और यह देखकर सुमन हैरान हो जाती है और वह कहती है, चाची जी, यह जादुई लहंगा मुझे मेरी मरी हुई माँ ने दिया है और उन्होंने कहा था कि यह लहंगा आप दोनों के हाथ नहीं लगना चाहिए। इसलिए मैंने इसे छुपाने की बहुत कोशिश की ताकि आपको कुछ भी पता न चले और आपके साथ कुछ भी अनहोनी ना हो, लेकिन फिर भी आपने इसे चुरा लिया और इसका परिणाम आप लोगों को भुगतना पड़ा। इसलिए गुनगुन अब हमेशा ऐसे ही बदसूरत रहेगी और मैं नहीं चाहती थी कि गुनगुन के साथ ऐसा कुछ बुरा हो। सुमन, मुझे और मेरी बेटी को माफ कर दे बेटा। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए तुम हमें माफ कर दे बेटा। और अब मैं तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह ही मानूंगी, क्योंकि मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। मुझे माफ कर दे बेटा। हाँ सुमन, मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी तुम्हें कभी अपनी बहन नहीं माना और हमेशा तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करती आई हूँ, इसलिए अब तुम भी मुझे माफ कर दो। अब से तुम्हें मैं अपनी सगी बहन की तरह मानूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी विनीता और गुनगुन सुमन से जैसे ही माफी मांगती है, गुनगुन बिल्कुल पहले की जैसी हो जाती है। उसके बाद उस जादुई लहंगे से आवाज आती है, विनीता और गुनगुन, तुमने सच्चे दिल से माफी मांगी है, इसलिए तुम्हारी बेटी पहले की जैसी हो गई है। इसलिए तुम लोग अब सुमन के साथ खुशी खुशी रह सकती हो। इतना कहते ही वह लहंगा वहाँ से गायब हो जाता है और उस लहंगे की वजह से सुमन को चाची और बहन का प्यार मिल जाता है और सुमन को गुनगुन के रूप में एक अच्छी बहन भी मिल जाती है। अब सुमन उन लोगों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लग जाती है। झरने की लंबे बालों वाली जादुई दुल्हन। जबलपुर गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। रामू दिन भर जंगलों में लकड़ियां काटता और साथ ही अपने भेड़ बकरियों को चराता। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां काटते काटते बहुत ही ज्यादा थक गया, तो उसे बहुत ही तेज प्यास लगी। पानी की तलाश में वह जंगलों में काफी आगे निकल गया। तभी उसे नीलगिरी पर्वत के पास एक झरना दिखाई दिया। झरना देखकर वह बहुत ही खुश हुआ। वह नदी के पास गया। पहले उसने अपने बकरियों को पानी पिलाया और बाद में खुद भी पानी पिया। तभी उस नदी में रहने वाली दामिनी चुड़ैल की नजर रामू पर गई। रामू का मनमोहक और भोला भाला चेहरा उसे बहुत ही प्यारा लगा और वह उसे देखकर मन में सोची, यह इंसान तो बहुत ही भोला भाला और अच्छा लग रहा है। अगर मेरी इससे शादी हो जाती है तो यह मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेगा। वैसे भी मैं इस नदी में रहते रहते बोर हो चुकी हूँ। तभी दूसरी चुड़ैल दामिनी से बोली, देखो दामिनी, हम चुड़ैल हैं और हमें इंसानों से नफरत है। हम इंसानों को खा सकते हैं, उससे विवाह नहीं कर सकते। वैसे अगर तुम्हें अपना शौक पूरा करना है तो करो, हमें इंसानों से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो इस झील में ही खुश हूँ। यह सुनकर दामिनी बोली, नहीं नहीं बहन, यह लकड़हारा बहुत ही सीधा साधा और भोला है।
तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं कुछ दिन के लिए लकड़हारे के साथ विवाह करके पृथ्वी लोक पर रहूं और पृथ्वी लोक का आनंद लूं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। यह सुनकर दामिनी बहुत ही खुश हो जाती है और लकड़हारे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। सीधा साधा रामू चुड़ैल के लंबे बाल और उसकी खूबसूरती को देखकर उस पर मोहित हो जाता है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी इतनी सुंदर लड़की को नहीं देखा था। रामू उस लड़की का पीछा करते करते उसके पास गया और हिम्मत से बोला, आप तो किसी अप्सरा से कम नहीं। मैंने आज से पहले आप जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। वैसे तो मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरे खाने की कुछ रोटियां रखी है। आप चाहे तो हम इसे मिलकर खा सकते हैं। यह सुनकर दामिनी हंसते हुए रामू के हाथ से रोटी ले ली और फिर बड़े ही प्यार से बोली, प्यारे लकड़हारे, तुम्हारे यह रोटी मेरे नाजुक और मुलायम दांतों के लिए बहुत ही सख्त है, मैं इसे नहीं खा सकती। इतना बोलकर दामिनी ने लकड़हारे को उसकी रोटी वापस कर दी और हंसते हुए झील में वापस चली गई। अगले दिन रामू फिर उसी झील के किनारे गया और उस खूबसूरत लंबे बालों वाली लड़की का इंतजार करने लगा, क्योंकि आज रामू ने उस लड़की के लिए अपने हाथों से बहुत ही मुलायम रोटी बनाया। घंटों इंतजार करने के बाद वह लंबे बालों वाली लड़की फिर नदी से बाहर आई। उसके बाहर आते ही रामू ने उसे अपने हाथों से बनाई हुई रोटी खाने को दी। आज भी उस चुड़ैल ने रामू के हाथ से रोटी ले ली, लेकिन फिर से उसने लकड़हारे की रोटी वापस करते हुए कहा, तुम्हारी यह रोटी ठीक से पकी नहीं है, मैं इस रोटी को नहीं खा पाऊंगी। और फिर वह हंसती हुई झील में चली गई। यह देखकर रामू बहुत ही उदास हो गया। मैंने इतने प्यार से इतनी मेहनत करके इतनी मुलायम रोटी बनाई थी, फिर भी इस रोटी को नहीं खा पा रही है। तभी रामू की नजर झील के पानी में तैर रही एक रोटी पर गया। तभी रामू के दिमाग में एक तरकीब आया और वह मन ही मन सोचने लगा, कल जब हम दामिनी के लिए रोटी लाएंगे तब उस रोटी को झील के पानी में थोड़ा देर छोड़ देंगे, जिससे कि रोटी मुलायम हो जाएगी और दामिनी को चबाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और फिर उसे न कहने का कोई बहाना भी नहीं होगा। क्योंकि रामू किसी भी तरह से उस नदी वाली जादुई लड़की को प्रभावित कर उसे पाना चाहता था। अगले दिन अपने हाथों से बनाया हुआ रोटी लेकर आता है और रोटी को थोड़ी देर के लिए झील की पानी में छोड़ देता है और फिर उस रोटी को लेकर उस लंबे बालों वाली लड़की का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद जब दामिनी आती है तब वह रोटी उसे खाने को देता है। इस बार दामिनी ने रामू की दी हुई रोटी खा लेती है, क्योंकि आज दामिनी के पास बहाना बनाने का कोई वजह नहीं था। वह रोटी खाकर बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी लकड़हारे से कहती है, प्यारे लकड़हारे, तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो। कृपया करके तुम मुझे इस झील से दूर अपने साथ ले चलो। मैं तो कब से इसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। कृपया कर मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं अब तुमसे बिल्कुल भी दूर नहीं रहना चाहता। मैं जल्दी ही तुमसे शादी करके तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं पूर्णमासी की रात शादी करके तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी। इतना बोलकर दामिनी फिर से झील में चली जाती है और रामू खुशी खुशी पूर्णमासी का इंतजार करने लगता है। पूर्णमासी आने पर रामू दामिनी से शादी कर उसे अपने घर ले जाता है। दामिनी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा और मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं भी पृथ्वी पर रहने वाली बाकी पत्नियों से अच्छी पत्नी बनकर आपके साथ रहूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर आपने मुझे बिना कारण के मारा तो मैं हमेशा के लिए आपको छोड़कर चली जाऊंगी। यह सुनकर लकड़हारा बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि उसे पूरा यकीन था
वह अपनी पत्नी को कभी बिना किसी कारण के नहीं मारेंगे और फिर उसके बाद दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। ऐसे ही कई साल बीत गए, लेकिन रामू को दामिनी से कोई संतान नहीं हुआ। एक बार गांव के सभी लोगों को राजा के यहाँ से भोज का निमंत्रण मिला। सभी लोग खाना खाने के लिए राजमहल की तरफ जा रहे थे। तभी दामिनी रामू से बोली, सुनिए, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं अब और पैदल नहीं चल पाऊंगी। ठीक है, तुम अगर पैदल नहीं चल सकती हो तो तुम इस घोड़े पर बैठकर तो चल ही सकती हो। हाँ, घोड़े पर बैठकर तो जा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको घर से मेरे दस्ताने लाने होंगे, फिर मैं घोड़े पर बैठकर जा सकती हूँ। रामू भागता भागता दामिनी के लिए दस्ताने लाने चला गया। जब वह दस्ताने लेकर लौटा तब उसने देखा कि दामिनी अभी तक घोड़े पर ही बैठी है। तब उसने प्यार से दामिनी के पीठ पर मारते हुए कहा, अरे दामिनी, तुम अभी तक यहीं हो? तुम गई क्यों नहीं? जाओ, जल्दी जाओ, सब लोग पहुंचने वाले होंगे। देखो, आपने मुझे पहली बार बिना किसी कारण के मारा है। पहली बार तो मैं आपको माफ कर रही हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखना। अच्छा बाबा, ठीक है। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक बार रामू को अपने बहन की शादी में दामिनी के साथ दूसरे गांव जाना पड़ा। जब वह दामिनी के साथ शादी में पहुंचा तब अचानक दामिनी जोर जोर से रोने लगी। अब इतने खुशियों के माहौल में दामिनी को रोता हुआ देखकर रामू ने प्यार से दामिनी के कंधे पर हाथ मारते हुए पूछा, अरे भाग्यवान, क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि यह सारे लोग मुश्किल में पड़ने वाले हैं और कुछ दिनों के बाद यह मुश्किल तुम्हारे ऊपर भी आने वाली है, क्योंकि तुमने मुझे आज दूसरी बार फिर से बिना किसी कारण के मारा है। कृपया सावधान रहो, क्योंकि अगर तुमने तीसरी बार फिर से ऐसा किया तो वह आखिरी बार होगा और उसके बाद मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। यह सुनकर रामू बहुत ही डर गया और उसने मन में वादा किया कि वह अब ऐसा दोबारा नहीं करेगा। लेकिन एक बार जब रामू किसी के दाह संस्कार में गया तो गम से भरे माहौल में अचानक से दामिनी जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगी और वह चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसे हंसी का दौरा पड़ रहा हो। रामू ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह फिर भी हंसती ही रही। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग को दामिनी पर बहुत ही क्रोध आया और फिर रामू सब कुछ भूल गया और उसने गुस्से में दामिनी को एक थप्पड़ जड़ दिया। दामिनी, तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह कोई हंसने का समय नहीं है। मैं तो इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि मैं यह सोच रही हूँ जो मर गया उसकी तो मुसीबत हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन अब तुम्हारी मुसीबत का समय आ गया रामू, क्योंकि तुमने मुझे तीसरी बार मारा है। इसलिए आज से हमारी और तुम्हारी शादी खत्म। मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। दामिनी, मुझे माफ कर दो, रुक जाओ, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। लेकिन दामिनी ने रामू की एक नहीं सुनी। वह जल्दी से घर आई और अपने पहले वाले कपड़े पहने और जब तक रामू उसे रोकता वह दौड़ते हुए जंगल की तरफ गई और झील में जाकर कूद गई और कभी वापस नहीं आई। रामू वहां बैठकर बहुत दिनों तक दामिनी को पुकारता रहा, पर दामिनी कभी लौटकर वापस नहीं आई। गांव वालों ने रामू को बहुत समझाया कि वह कभी लौटकर नहीं आएगी, अब उसे भूलकर दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन रामू दामिनी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसने दूसरी शादी नहीं की। वह हर रोज
उसी झील के किनारे जाता और दामिनी के लौटने का इंतजार करता। ऐसे ही कई साल बीत गए और रामू बूढ़ा हो गया, लेकिन वह दामिनी को अभी भी नहीं भूल पाया था। वह अभी भी उस नदी के किनारे उसका इंतजार करता। रोज की तरह एक दिन रामू नदी के किनारे बैठकर दामिनी का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक एक लहर उठी और झील के बीचों बीच बड़ी सुंदर लंबे बालों वाली दामिनी खड़ी हुई दिखाई दी। प्यारे रामू, तुम्हें नहीं पता मैं इस नदी की चुड़ैल हूँ, लेकिन तुम्हारे सच्चे प्यार को देखते हुए मुझे ना चाहते हुए भी वापस आना ही पड़ा। चुड़ैल और इंसान का विवाह तो कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ इतने बरसों रहने के बाद मुझे भी तुमसे प्यार हो गया और मैं तुम्हारे प्यार के सामने झुक गई। चलो रामू, अब हम तुम इसी झील में रहेंगे। और फिर रामू और दामिनी दोनों उसी झील में समा गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल पोरो टीवी को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको अच्छी और मजेदार कहानियाँ देखने को मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों।